पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया। इस्लामाबाद के एहतजाज के मामले पर रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में बानी पीटीआई बुशरा बीबी और वजीर आला अली अमीन गडापुर पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में साबिक सदर आरिफ अलवी, अलीमा खान, उमर अयूब, शहरियार रियाज, अहमद अजहर, असद कैसर समेत 75 मुलजिमान को नामजद किया गया। मुकदमे में दहशत गर्दी समेत 16 दफात को शामिल किया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई ने 22 नवंबर को अडियाला जेल में मुलाकात में इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके उकसाया, चढ़ाई करने का कहा। बुशरा बीबी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान से कारकुनान को इश्तिआल दिलाया। मुलजिमान ने साजिश के तहत सड़कें ब्लॉक करके अवाम का रास्ता रोका। पुलिस अफसरान पर डंडों, गलेले, कांचों और पत्थरों से हमला किया गया। दूसरी जानिब पीटीआई मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर तशद्दुद किया। पीटीआई ने एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की भी कोशिश की थी। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की जानिब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज बानी पीटीआई के मुकदमात के ट्रायल से फरारी का कोशिश है। उन्होंने कहा कि जदीद असलहे से लेस शरपसंदों को इस्लामाबाद में धरना देने के लिए लाया गया। इसके साथ साथ पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पुरतशद्दुद साबित हुई। एहतजाज के दौरान बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। आरपीओ रावलपिंडी की जानिब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा मुजाहिरीन के अस्करी विंग ने पुलिस पर हमला किया। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान 64 अफगानी शहरी समेत 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए। अफगान बाशिंदों से असलहा भी बरामद हुआ। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, आंसू गैस के शेल फेंके। पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश करती रही। मुजाहिरीन अडियाला जेल की जानिब मार्च का मुसलसल इंदिया दे रहे थे। नाज़रीन, ये तमाम तर चीजें हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब रियासत बदले नहीं लिया करती। रियासत का काम पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के अवाम को, खा वो किसी भी सियासी जमात से हो, क्या वो किसी भी सियासी जमात के कारकुनान हो, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत का काम है। रास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोके, मुकदमात दर्ज हुए। लेकिन दूसरी जानिब मुहाफिज़ीन की जानिब से या इसमें स्टेट की जानिब से या हुकूमत वक्त की जानिब से जो कंटेनर्स लगाए गए, जो जगह जगह से रास्ते बंद किए गए, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंसेज रुकी, पाकिस्तान के अवाम, शहरी वो मुतासिर हुए। उनके मुकदमात किस पे दर्ज होंगे? उसकी कसूरवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 24 की कॉल थी, उसके बाद अटक पुल से आगे बढ़ने के जो है ना बढ़ने देने के दावे ललकारा जा रहा था हुकूमत वज़रा की जानिब से और दीगर इसमें मुहाफिजीन की जानिब से ललकारा जा रहा था। मुहाफिजीन तो रियासत के मुलाजिमीन होते हैं, पाकिस्तान के अवाम को ललकारते हुए नजर आए, सियासी जमात को ललकारते हुए नजर आए। अपनी ड्यूटियां सरअंजाम देना मुहाफिजीन की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुहाफिजीन में से इसमें शदीद जख्मी हुए या जो जाबहक भी हुए, उनकी मजम्मत की जाती है। मजम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल, वो हमारे भाई हैं, मुहाफिजीन हैं, रियासत के मुलाजिमीन हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो इस सियासी जमात के कारकुनान जख्मी हुए, शहीद हुए, मरे, जाबहक हुए, उनकी मजम्मत कौन करेगा? उनके मुकदमात किस पे दर्ज होंगे? इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान है और तज्जियाकार भी हैं आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगे इसमें सीनियर साफी और हर वक्त मौजूद रहे वहां पे शहराज अहमद शिराजी साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। चौधरी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। रियासतें बदले नहीं लिया करती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया, वहां से भाग दौड़े, उनकी अमलाक, उनकी गाड़ियां वहां पे खड़ी थी, उनके मोटरसाइकिल्स वहां पे खड़ी थी, जो फुटेजेस सामने आई, जो चीजें सामने आ रही, उसके मुताबिक उन गाड़ियों को तोड़ फोड़, रास्तों की बंदिश, मुश्किलात का सामना, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि रियासत अगर मां का रोल अदा करे तो फिर तो यकीन जाने ऐसा मुमकिन ही नहीं, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक बात पे जरा गौर करें कि रियासत ने जो सबसे बड़ा, बाकी सारी चीजें तो हम रोज डिस्कस करते हैं, जो सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ और अपने साथ भी किया वो ये है
کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے اس کو بے وقت کر دیا. آج متضاد خبریں جو آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے 300 لوگ شہید ہوئے پی ٹی آئی کے, اور یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی ایک بھی نہیں شہید ہوا, کوئی زخمی نہیں ہوا. مطلب متضاد آ رہی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ نے پورا 3 دن معاملہ چلتا رہا. اتنا بڑا ہنگامہ تھا, اتنا بڑا شور تھا, اتنا بڑا یہ واقعہ تھا کہ جس میں 3 دن تک آپ نے دیکھا کہ کنٹینر بھی لگائے گئے, لڑائی بھی ہوتی رہی خوفناک حد تک. یعنی لڑائی کیا تھی, انہوں نے اپنے طور پر جتنی بھی کوشش کر سکتی تھی لا انفورسنگ ایجنسیز, انہوں نے لوگوں کو پریشان کیا, دھمکایا, مارا, جیسے بھی کیا. لیکن کوئی ایک خبر جو تھی وہ مین سٹریم میڈیا پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہیں کوئی احتجاج ہو رہا ہے, کوئی لوگ آ رہے ہیں یا کچھ ایسی بات ہے. کچھ نہیں آیا. یوں ہی رات تشدد کر کے سیدھی گولیاں مار کے, تعداد کا ہمیں نہیں معلوم کتنے لوگ دونوں طرف سے متضاد اعداد و شمار بیان کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی, ہم نے ایمبولینسز دیکھی جاتی ہوئی, بے انتہا ایمبولینسز, اور ہم نے سینکڑوں کے حساب سے گاڑیاں جو ہے وہ جلی ہوئی دیکھی, اور وہاں دیکھی جہاں مظاہرین دوڑتے ہوئے جلا نہیں سکتے تھے وہاں. اور ہم نے وہ تصویر بھی دیکھی کہ جس میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر, اور اسے ہمارے لا انفورسنگ ایجنسی کے ارکان, وہ ایک ہے یہ 3-4 ہے, اسے دھکا دے کے نیچے پھینکتے ہیں, اور اس کی وہاں موت ہوئی ہے یا نہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے. لیکن اصل میں یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا, ریاست کے ارکان, آپ نے بڑا خوبصورت یہ کہا کہ ریاست کے وہ لوگ جن کی ذمہ داری لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے, اور جو سب کے برابر ہے, وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے نہیں. آپ حیران ہوگے, آپ حیرانی کی بات تو آپ کیا ہوگی, آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ ناچ رہے تھے, ڈانس کر رہے تھے وہاں, اور نعرے لگا رہے تھے جس طرح ایک حملہ ہونا ہے پاکستان پہ خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک کا, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فورسز جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں. یعنی حد ہے. یعنی آج تک ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ آئی جی جو اسلام آباد ہے وہ حکومت کے ایک, یعنی حکومت کیا کسی ایک پارٹی کے عام آدمی ورکر کے طور پر وہ نعرے لگا رہا تھا, اور جناب ساری فورسز جو تھی وہ کھڑی تھی, اور وہ کس کو اشتعال دلا رہے تھے. ڈی پی او کا جو بیان تھا وہ مظاہرین کو اشتعال دلانے کے لیے کافی تھا. آئی جی کا بیان اور اس کا ڈی پی او کا بیان, اور جو ان کے جو تھے لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکار, جو وہ کہہ رہے تھے وہ پرووک کر رہے تھے انہیں کہ آ کے دکھائیں صحیح کہ ہم یہ کر دیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ کارکن مشتعل ہوتے ہیں. لیکن میں پھر بھی آج سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ضبط کا مظاہرہ کیا. ہمیں کہیں بھی کوئی ایسا نظر نہیں آیا, یعنی ان کے پاس کوئی اگر فوٹیج ہو تو وہ دکھائیں. چونکہ مین سٹریم میڈیا پر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, وہاں ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جہاں کسی نے کوئی پتھر مارا ہو. بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر کسی پولیس والے کو انہوں نے پکڑا ہے تو اسے وہ باقاعدہ کھانا کھلا کے, پانی پلا کے اسے بھیج رہے ہیں کہ بھئی تم ہمارے بھائی ہو. یہاں تک ایک بات اور جو بڑی تکلیف دہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو شاید یہ ساری زندگی تکلیف رہے, اور یہ اس کا پتہ نہیں ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لڑائی آپس میں چلتی رہتی ہے, لیکن ایک فورس جو تھی اسے ہمیشہ مقدس سمجھا جاتا تھا, اور انہیں عوام جو تھے وہ کہتے تھے کہ جو مرضی ہو جائے ہمارے افواج پاکستان ہمارے اوپر کبھی گولی نہیں چلا سکتی. جو ہمیں ہی نظر آیا, شاید ہماری آنکھوں کو دھوکہ لگا ہو, اور آپ تصحیح کر دیجئے گا شاید ایسا نہ ہو, لیکن ہمیں یہ نظر آیا کہ جناب لوگوں نے گلے ملے اور اعلانات ہوئے کہ جناب ہم آپ پورامن رہے, ہم آپ کو کچھ بھی یعنی کسی کا کچھ نہیں ہوگا, پاکستان کے عوام پہ گولی نہیں چلائی جائے گی. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سنائپرز جو تھے انہوں نے کہاں وہ بیٹھے, وہاں جا کے وہ جو سرکاری عمارتیں تھیں جنہیں خالی کروایا گیا تھا وہاں سب کو نظر آئے, وہاں ان کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا وہ بھی سب کو نظر آیا, اور پھر ہمیں پورا علاقہ جو ہے اس میں اندھیرا نظر آیا, اندھیرا محسوس ہوا, اور پھر ہمارے ٹیلی فون جو تھے, موبائل جو تھے وہ بند ہو گئے. یہ ساری چیزیں وہ ہے
जिसका हमें एक ऑन लुकर के तौर पर, जिसे ऑब्जर्वर के तौर पर जो घर में बैठे थे, उन्हें भी ये सारी चीजें नजर आ रही थी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि धड़ाधड़ गोलियों की आवाजें आ रही हैं, और डायरेक्ट अगर आप गोलियां लाखों लोगों के मजमे पे चलाते हैं, तो उसके बाद आप ये कहते हैं कि जनाब दिखाओ तो सही कि कोई भी यानी यहाँ कोई शहीद हुआ है या कोई मरा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इतना बड़ा झूठ कवर करना चाहते हैं। खुदा के लिए कोई थोड़ी बहुत, अगर फर्ज करो वहां वो 3 तो कह रहे हैं, ये कहे कि जनाब जिस तरह एजेंसीज गैर मुल्की खबर रसा एजेंसियां वो भी तो बता रही है ना, वो कोई 100 के करीब बता रही है। चलो आप भी कोई थोड़ा सा 50-60 को मान लेते तो बात समझ आती थी, लेकिन अब आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जी कोई नहीं। और हमें, मुझे जो अपने जराये से पता चला, आज भी यानी इवन मेरा ड्राइवर भी वहां से ताल्लुक रखता है, और भी लोग हैं जो यानी जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, वो ये बता रहे हैं कि लाशें नहीं दे रहे, कहते हैं कि सबसे पहले लिख के दो कि ये जो भी बयान देना चाहते हैं, यानी पहले लिखवाते हैं तब लाशें। यानी ये तो कभी कहीं नहीं हुआ। कोई भी लाशें तो आप यानी इस तरह तो नहीं रख सकते, और इस तरह तो लाशें नहीं लोगों से दी। और उसका एक नुकसान और मैं आपको बताऊं, एक तो लोगों को नफरत जो पैदा की गई, अल्लाह करे वो नफरत ना पैदा हो। मैं आज भी दुआ करता हूं, क्योंकि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि लोग जो हैं वो अपनी अफवाद के खिलाफ उन्हें कोई नफरत हो। यानी दूसरी बात जो आने वाले दिनों में जो मुझे नजर आती है, देखिए बात ये बड़ी ये नुक्ते की बात है, आप भी गौर करें और आज ये नोट फरमा ले, आने वाले दिनों में खुदा करे ऐसा ना हो। आप देखिए क्या हुआ है, हुआ ये है कि वो लोग जिन्हें हम अलहदगी पसंद कहते हैं, ये वो मिसिंग पर्सन का केस लेके यहाँ आए, खवातीन भी आई, सब लोग बलोचिस्तान, हमने उनके साथ हमारी ये जो पुलिस थी इस्लामाबाद की, जो उसने किया सबके सामने है, और वो कैमरे की आंखों ने महफूज किया, और उन्होंने एक एक चीज जो थी वो इंटरनेशनल मीडिया पर दिखाई। और उसके बाद ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो आपके और उन जिन्हें आप अलहदगी पसंद कहते हैं उनके दरमियान एक उसका कुशन का रोल प्ले कर रही है कि आप आपस में टकराए ना, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोसेस पे अमल रखते हैं, यकीन रखते हैं। जब वहां लाशें जा रही हैं तो वो ये कहने में अपने आप को हक बजानब समझ रहे हैं कि जनाब देखिए, हमने आपसे कहा था कि ये रियासत जो है इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये गोली की जुबान समेत है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, आप जो मर्जी पुरअमन जाके करें एहतजाज, आपको मारेंगे। तो अब उसका नतीजा क्या है कि उनके उस बयानिए को तकवीयत मिल रही है, और केपीके का वो उनसर जो परली तरफ यानी कबाइल जो जिनके साथ लड़ाई पहले भी जारी थी, और उसके बाद बलोचिस्तान जिसके जख्म जो है हर शख्स जानता है, ये सारी कैफियत जो है ये किस चीज को। और दूसरी बात आपको मैं अर्ज करूं, जब आप पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोक देते हैं तो आपका क्या ख्याल है, उनसे गोलियों के जरिए अब अगर कोई फतह कहे तो मुझे तो यकीन माने इस बारे में इंतहाई शर्म का यानी सामना करना पड़ा जब मैंने लोगों को देखा। जी चौधरी साहब, शराज अहमद शराजी साहब ने भी ज्वाइन किया है, पहले उनसे जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि तमाम तर सूरत हाल वहां पे क्या थी, क्योंकि ये वहीं पे 3-4 रोज से वहीं पे रहे और हर सिचुएशन हर मोमेंट को इन्होंने खुद आई विटनेस है। शराजी साहब किस तरह से एहतजाज का मामला बयान करना चाहेंगे, जो सारा वाकया पेश आया? कसूरवार अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और एहतजाज करने वालों को ठहराया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम दरअसल बात ये कि जो वर्कर थे वो थे, मोबाइल थे, लेकिन मैं यहाँ पर तमाम जो कसूरवार है वो ठहराऊंगा मरकजी कायदीन को, और खास तौर पर जो लीडरशिप है उनको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स है उनको बयान मुलाकात करवाया गया। मैं 2 दिन से ग्राउंड पर मौजूद रहा, 2 रातें ग्राउंड पर मौजूद रहा। मैंने कारकुनान पर आंसू के शेर बरसाते हुए देखा है, मैं कारकुनान पर रबड़ की गोलियां चलती हुई देखा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात काबिल गौर ये भी है कि जो खवातीन लीडरशिप है, यानी अगर मैं बात करूँ बारिक की दोनों बहनों की, वो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की फरारी के बाद भी वहाँ पर मौजूद रही, शमदाना गुलजार वहाँ पर मौजूद रही, आलिया हमजा वहाँ पर मौजूद रही, लेकिन जो मर्द कायदीन के मर्द रहनुमा थे वो गुरूब रफ्तार के बाद इस्लामाबाद के गुरूब हो गए। उन
सब के वर्सेस आंसर लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कर रहा था, किसी से जो है वो रास्ता नहीं हो पा रहा था और सब मरकजी कायदीन वर्कर्स को कारकुनान को डील चौक के मुकाम पर, सेना चौक के मुकाम पर, कंज्यूमर इंटरनेशनल के सामने गैर बर्दाश्त हो रहा। यहाँ पर हमने काबिल गौर बात की है कि उन्हें बानी चेयरमैन के अहकाम को भी नहीं माना, यानी बानी चेयरमैन ही मिला था कि जो कायदीन आएंगे, जो MNA जो कोर कमेटी के मेंबरान, सियासी कमेटी के मेंबरान कारकुनान को लेकर इस्लामाबाद आएंगे तो उनकी खाने पीने का बंदोबस्त वो करेंगे, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त वो करेंगे, आप लोग को वो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर इन सबने वर्कर्स को गैर मददगार छोड़ा, इवन कि मैं वहाँ पर खुद रात देर मौजूद रहा, कारकुनान के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास रिहाइश के लिए वहाँ पर कुछ नहीं था, बैठे हुए थे, शर्म जो है वो बर्दाश्त कर रहे थे। ये तो वो चीजें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने कारकुनान को सपोर्ट नहीं मिली। जानना ये चाहूंगा कि जो डी चौक पहुंचने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुसल्ला थे, 2 दिन पहले तक अगर मुसल्ला थे तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उनकी जानिब से पीछे ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया डी चौक पहुंचने से पहले तक? तो अगर मुसल्ला नहीं थे तो फिर कारकुनान ने जो है वो फायरिंग कैसे की? देखिए, हम जब मुसल्ला थे या नहीं थे इस हवाले से आप उनके साथ असलाह नहीं थी का गो जी है के मुकाम पर 3-4 कारकुनान से मेरी मुलाकात जरूर हुई जिनके पास राइफल थे और उनसे हमने पूछा, मैं और मेरे साथ मेरी दूसरी कुलीग इज्तिमा में मौजूद थी, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये वो राइफल थे, ये वो बंदूकें हैं जो हमने पुलिस से ली है, यानी उनके पास पुलिस की बर्दियात भी थी, उनके पास पुलिस की जो सिक्योरिटी के लिए सेफ हो गए वो भी उनके पास थे, हमने भी वहाँ पर बनाए। तो मैं तो किसी के साथ किसी को फायरिंग करते हुए नहीं देखा, मैं अल्लाह को हाथ की बात करूंगा, कहा जब मैं दीवार आता मैंने किसी को हाथ में असलाह लेते हुए या फायर करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक हुकूमत दावा है, वो दावा कर रहे तो उनके पास सबूत होगा, उनके पास होगा, मैंने किसी को फायर करते हुए नहीं देखा। अलबत्ता ये बात जरूर है कि रात शर्म हो रही थी तो उस वक्त फायरिंग की आवाज थी, उस वक्त मैं वहां पर कर रहा था तो उस वक्त भी फायरिंग हो रही थी। यहाँ पर हमारे लिए कंक्लूजन नहीं थी कि रबर बुलेट और आर्म जो फायरिंग होती है उसमें हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि रबर की बुलेट फायर हो रही है या फिर फायर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फायरिंग हो रही थी और वर्कर जो है वो काफी मायूस थे। उसके बाद जब भी सारा मामला हुआ, अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो है वो कारकुनान को क्यों जो है वो तैयार कर गए। आज ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि जब बुशरा बीबी और अली अमीन वहां से फरार हुए तो उसके बाद इस साहब के वर्कर्स को पता नहीं था, वो खाली गाड़ी में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर मौजूद थे। कारकुनान 1 घंटे तक उस गाड़ी को उठाया देते रहे, 1 घंटे तक कारकुनान ने उस गाड़ी को हिसाब में लिया था, सिक्योरिटी फराहम कर रहे थे, लेकिन जब 1 घंटे बाद उन्होंने देखा तो गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। इस बात से पता लगा सकते हैं कि वर्कर कितने प्यार और मोहब्बत से इनके साथ पेश आ रहे थे। अली अमीन गंडापुर पश्चिम में एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह पे सोशल मीडिया पे कुछ फुटेजेस वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें स्नाइपर्स जो हैं वो गाड़ियों से उतरकर बिल्डिंग्स की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ में उनके बैग्स हैं, तो ऐसे कोई चीजें आपने देखी या खबर की? देखिए, हमारे एक साथी रिपोर्टर यासर है, यासर मलिक न्यूज दुनिया न्यूज से उनका जो है वो ताल्लुक है, उनके मुताबिक जो है रेंटल के इलाकों में स्ट्रेट फायरिंग की, लेकिन क्योंकि मैं कारकुनान के साथ ही मौजूद था, मैं बड़े के साथ ही मौजूद था, G13 से लेकर डी चौक तक मैं बड़े के साथ ही मौजूद रहा, उसके दरमियान में मैं कुछ टाइम के लिए रेंजर के साथ भी मौजूद रहा, तो यहाँ पर मैं रहा वहां पर तो ऐसे नाजर नहीं देखे, लेकिन अरे लाजमी बातें हुई है, इसीलिए वर्कर जो है वो जख्मी थे। कारकुन का मैं इंटरव्यू कर रहा था क्योंकि वो बहुत वायरल ट्विटर पर भी, वो मुझे कह रहा था, वो मुझे पाँव भी दिखा रहा था कि मेरे पाँव पे गोलियां लगी है, तो मुझे बकायदा उसने वीडियो में दिखाया भी कि मेरे साथी को जो है तरफ से गोली लगी है, वो जो है वहां पर जख्म हुआ है और मेरे पाँव पे गोली लगी है, मुझे पाँव दिखा भी रहा था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई फायरिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि जो हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है वो भी गलत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया जा रहा है वो भी गलत है। जो
पाकिस्तान से लेकर पाक की तरफ से बताया जा रहा है कि हमारे इतने कार्बन नंबर हुए हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो हुकूमत की तरफ से दावत किया जा रहा है कोई भी शराज साहब आपने ये जो पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल या पिम्स हॉस्पिटल जो है यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स लेने की कोशिश की, जिस तरह से साफियों की जानिब से कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही, जो एक इनिशियल एक पहला पॉलीक्लिनिक का एक सर्टिफिकेट जारी हुआ जिसपे 28 लोगों के कारकुनान के नाम दर्ज थे और उनको गन शॉट डैमेज जो है वो डिक्लेयर किया गया था, जिसको फिर डिनाई भी कर दिया गया बाद में। तो इस हवाले से कोई शाहिद मिले आप तक या आपने कोशिश की? देखिए हमने रब्ता करने की बिल्कुल कोशिश की, जो लाना है उनसे बात करने की कोशिश की, जो इंतजाम है उनसे भी बात करने की कोशिश की। पूरे कई तरह उन्होंने बात की, उनके जो नमा है या जो मीडिया डिपार्टमेंट है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है वो ही असल और हकीकत है। की तरफ से भी उस तरह के मिले जवाब थे वो सामने आए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से क्लियर अंदाज में नहीं कहा गया बेसिकली हुआ कहता। बहरहाल जख्मी पहुंच हुए हैं, कारकुनान जख्मी पहुंच हुए हैं, जख्मियों की पाकिस्तान से बताई जा रही है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। लेकिन हम यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 278 क्लेम कर रही है इसमें डेड बॉडीज का, और जो जख्मी है वो ज्यादा बता रहे हैं। मैं तो आपसे बताया कि डेड बॉडीज का फिगर बता रहे हैं वो गलत है, पीटीआई वाले भी हम बता रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी गलत बताया जा रहा है। डेड बॉडीज इतनी नहीं है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इतलात के मुताबिक अब तक सिर्फ 10 जो डेड बॉडीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल तौर पर उन्होंने उसकी कंफर्मेशन की है, उनकी तरफ से जो जारी किया है उनमें ट्रस्ट जो है वो की जो बीच बता रहे हैं, सलमान कुछ और बता रहे हैं, ये सब जो है ना ये उनके प्रयास आ रही है, जिससे कोई भी जो है रियल हकायक जो है उसमें नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि जख्मी का कुरान बहुत हुए हैं, जाहिर बात है रबर की गोलियां बहुत ज्यादा फायर हुई है, उनसे आंसू गैस की शेलिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो इसीलिए वर्कर जख्मी जरूर हुए हैं। जहाँ तक ये इतलात है ना कि डेड बॉडी मिल रही, लाश से इनकार कर दिया, उसमें हकीकत ये है कि जो वर्कर गिरफ्तार हुए हैं उनकी अभी तक डेटा में नहीं आई। जो कारकुनान से इस्लामाबाद की तरफ आए थे, यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो उनको फिर ये मुद्दे समझ रहे थे वो भी मर गए। हालांकि ऐसा नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस ने जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार है उन्होंने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की कि कौन कौन जो है वो गिरफ्तार हुआ है, कौन कहाँ से गिरफ्तार हुआ है, तो उससे जारी करेंगे। उसके बाद तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान की इतने बंदे शहीद हुए या इतने बंदे यहाँ बहुत हुए, इंतहाई जो है समझता है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके अमरात से है, वो इसके बदक से इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, और हुकूमत की तरफ से जा रहा है कि आखिर में आपसे दो चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि हामिद मीर साहब ने इस चीज को भी जो है वो जस्टिफाई किया, एक्सप्लेन किया कि वहां पे निजी टीवी चैनल जो है वहां वो प्रोग्राम करते हैं, उसकी इमारत को भी खाली करने का कहा गया, लाइट्स बंद कर दी गई। दूसरी चीज ये कि आपने कितने मुहाफिजीन जख्मी खुद देखे जो डैमेज थे और जिनको गोलियां लगी। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपने मेरा जिस चैनल में काम कर रहा हूँ आप खुद भी डीचोक नहीं है, और जब भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करेंगे तो जो डीचोक के करीब जो बिल्कुल मेन डीचोक में आप हमें कहा गया कि आप दफातर को तारे लगा दे, और दफातर को तारे लगा दिए गए, तमाम लाइन जो है वो आप कर दिए गए थे। इसमें कोई भी जो है मेरा ऑफिस और जियो का ऑफिस हमारा ऑफिस फ्रंट है, जियो का जो ऑफिस है हमारे बैक साइड पे है, तो बिल्कुल हम डीचोक में थे। तो इसीलिए दूसरी बात थी कि पाकिस्तान के साथ कुछ वर्कर्स ने हमारे दफातर पर हमला भी किया था। हमारे साथ दूसरा जो ऑफिस है एक न्यूज का, वहाँ डायरेक्टर नाथ पर भी जो है अटैक किया गया, कुछ शीशे भी तोड़े हैं। इस तरह हमारे ऑफिस में भी कुछ जो पाकिस्तान के साथ के वर्कर्स थे वो आए थे। उसकी बुनियादी में रही थी कि ऑफिस की इमारत जो बिल्डिंग है उनकी इमारतों पर स्नाइपर्स और शूटर फायरिंग की जा रही थी, या उसको शुबा ये हो रहा था कि लोग वहां पे मौजूद हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए वो वर्कर्स थे वो मुश्तैल थे, उन्होंने शीशे भी तोड़े, उन्होंने जो है जो मीडिया वर्कर्स है उन पर भी शायद हूँ। लेकिन जहाँ तक अपने दूसरे सवाल का ताल्लुक है जख्मी की नजर के, तो उनके गाँव पर वहाँ मौजूद था, रात गए तो
सड़क के करीब हम मौजूद थे तो वहाँ पर भी कुछ जख्मी मैंने खुद देखे जिनको गाड़ियों में लेके जा रहे थे। अब कुछ जख्मी ऐसे थे कि जिनके मुंह से भी खून निकल रहा था, कुछ जख्मियों को जो है वो मैंने देखा कि उनके पाँव जो है वो जख्मी थे। तो मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं, जख्मी बहुत हुए हैं नो डाउट। मैं पुलिस और रेंजर्स के मुलाजिमीन की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बात कर रहा हूँ। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे वो भी जख्मी हुए हैं, वो भी हमने जख्मी देखे। क्योंकि जाहिर बात है जब हम G11 के करीब मौजूद थे तो वहाँ पर सिवियर शेलिंग हो रही थी और शेलिंग यहाँ पर अंदर में जो मुल्क के जो वर्कर्स थे उनकी तरफ से भी शेलिंग की जा रही थी। पाकिस्तान से एक साथ जो कारकुनान थे वो भी पुलिस और रेंजर पर शेलिंग कर रहे थे। उस चीज का मैं खुद शाहिद हूँ G11 के मुकाम पर, जिस हम रेंजर एहलकारों के साथ गए थे तो उस वक्त वहां से भी जो है वो शेल बरसाए जा रहे थे। तो दोनों तरफ से जो है मैं समझता हूँ कि दामन भी की गई पाकिस्तान से कारकुनान की जाने से, लेकिन जो दावे उसके बाद से जा रहा है वो सारे बिल्कुल गलत है। जहाँ तक कंटेनर की बात है कि कंटेनर को आग इस तरह लगी, तो कंटेनर को आग लगी नहीं, कंटेनर को आग पाकिस्तान से कारकुनान नहीं लगाई थी। उनकी ये थी कि वो शर्मिंदगी से खुद को बचा रहे थे, लेकिन कल को हमारे ऊपर ही संग मजाक करे, हमारे ऊपर ही जो है हंसे कि आप लोगों ने अपना कंटेनर जहाँ पर छोड़ा था। तो इस चीज से बचने के लिए कंटेनर को आग लगाई थी, और कंटेनर को आग लगाने के बाद भी जो कुछ खवातीन कारकुनान थी या कुछ खवातीन जो लीडरशिप में थी वो वहाँ पर मौजूद थी। यानी वहाँ दूसरी बात है कि जो यहाँ पर सोहेल सुल्तान का नाम लूँ तो शायद गलती होगी, क्योंकि सोहेल सुल्तान सवाद से बड़े काफले के साथ वो आए थे, बहुत बड़ा काफला था उनके साथ। वो यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पर रात भर तक वो बैठे रहे, उन्होंने वेतन को अकेले नहीं छोड़ा। ऐसे मिनट भी थे कि जो वहाँ पर कारकुनान की जो रिहायश है, कारकुनान के खाने पीने का भी वहाँ पर बंदोबस्त कर रहे थे, इंतजाम कर रहे थे, उनमें एक सोहेल सुल्तान भी थे। इसके अलावा जीव से वहाँ पर देखा वो वहाँ पर रात भर तक मौजूद रहे। बाकी जो शायद खतक टाइप जो लीडरशिप है वो गायब हो गए थे, वहाँ पर मौजूद नहीं था। असल कैसे वहाँ से गायब हो गए थे, आज कौन वहाँ से गायब हो गए थे। मोस्टली लोग वहां से गायब रहे। ठीक है, शराज अहमद शराजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शराज अहमद शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी चौई साहब आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ये बड़ी बदकिस्मती है कि ऑब्जेक्टिव जो काम होता है ना वहां रिपोर्टिंग, वो खत्म हो गया है। तो कोई यानी बार बार आपने देखा कि शराज साहब जो थे वो उनका ये जोर था कि जी वर्कर वो जो थे क़यादत ने खाने नहीं दिए, क़यादत ने ये नहीं किया। भाई बात ये, और यही चीज मैंने देखी है टीवी मीडिया पे। यानी मैंने आपसे अर्ज किया था कि कल तक, यानी जब तक ये वाक़या नहीं हो गया, जब यानी मतलब ये फायरिंग वाला और लोगों का ऑपरेशन वाला, उस वक्त तक हमने ये देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई खबर नहीं थी। जो ही ये वाकया हो गया तो सारे का सारा मीडिया। माजरत के साथ आप बेहतर समझते हैं, मतीउल्लाह जान साहब ने प्रोग्राम किया, उसमें उन्होंने लिस्ट जो है लिस्टें उनका जिक्र किया, तज़किरा किया, और वो लिस्टें मौजूद दिखाई। और मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो अभी एक मुकदमे की जद में हैं, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। उनको जो है वो उन पे मुकदमा दर्ज हो चुका है कि वो रास्ते में। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज करूं, मेरी बात सुने, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मैं खुदा न खास्ता मतून नहीं कर रहा या इल्जाम नहीं लगा रहा मीडिया पे। मैं उन हालात की बात कर रहा हूं जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, और जिस तरह की यानी लोगों से रिपोर्टिंग की करवाई जाती है या जिस तरह का बयानिया बनाया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आप देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि अगर अल जजीरा बैठ के, अल जजीरा तो हमारे किसी के असर में नहीं है, अगर वो बैठ के बात कर रहा है, या फिर हसन अयूब जो है उसका ट्वीट जो है वो लोग उसका हवाला दे कि जो यानी आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो वाज़े तौर पर यानी एक साइड पे हैं, और ये यानी बाखबर सहाफी है। जी, इन बाखबर सहाफी की जो ट्वीट है वो जरा मुलाजा फरमा ले कि जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर 100 लोगों के सर खुलने का जिक्र किया है। और अच्छा, यानी मुझे आप ये बताएं कि ये सर खोलना 100 लोगों का अगर कोई ये एक साफी मानता है, तो उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि 10 लोग भी अगर डायरेक्ट गोलियां लग जाएं, और तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि वहां कोई बंदा खड़ा रह सके। अब तो ये है, इन्हें अफसोस इस बात का है कि बाकी जो लोग बच गए
وہ क्यों बच गए? उन्हें भी मरना चाहिए था मौके पे। कभी ऐसा हुआ नहीं है। आप देखें, यानी जलियांवाला बाग का वाकया अगर आपने सुना है तो वहां भी शायद वार्निंग दी गई हो लोगों को, लेकिन यहां तो वार्निंग नहीं दी गई। लोगों को ये कहा नहीं गया कि भी हम आपको इतना वक्त देते हैं, इतने वक्त में आप यहां से चले जाएं वरना डायरेक्ट फायरिंग शुरू होने वाली है। क्योंकि अगर लोग कोई इश्तार, ये देखें शिराजी साहब भी आपको कोई एक ऐसी बात नहीं बता सके कि जिससे ये लगे कि जी कारकुन जो थे वो बराह रास्त कोई हमले कर रहे थे। बाकी देखें, जब आप ये जरूर है झड़पें हुई, जब आप कंटेनर लगा के लोगों का रास्ता बंद करते, आप देखिए अंदाजा करें। यानी ये जो FIR आपका ये नुक्ता नजर इस पे क्या होगा, जो शिराजी साहब से भी पूछने की मैंने कोशिश की कि डी चौक पहुंचने तक का मौका क्यों फराहम किया गया, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मुसल्ला अफराद थे तो डी चौक तक वो मुसल्ला अफराद कैसे पहुंच सके? सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स और फौज भी तलब कर ली गई थी, तो वहां तक आने तक का उनको माहौल प्रोवाइड किया गया कि आप मुसल्ला होके यहां तक पहुंचे और यहां पे आके जो है वो आप फायर करें? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये सब आपकी बात में जवाब मौजूद है। बुनियादी तौर पर जब अगर आप आज तक एहतजाज जितने मर्जी बड़े हो, अगर लोगों को आप खुला छोड़ देना, कुछ भी वो नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ इन लोगों को कहते आने देते, ये कंटेनर ना लगते, हो सकता है इतना बड़ा मजमा ही ना इकट्ठा होता। आपने खुद इश्ताल पैदा किया हर जगह, आपने वक्त से पहले पूरा मुल्क बंद कर दिया। उस इतनी पकड़ धकड़ हुई, इतनी गिरफ्तारियां जो ऑफिशियली रिपोर्टें आ रही थी कि यहाँ इस्लामाबाद में 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, खवातीन गिरफ्तार हो गई, पंजाब में इतने लोग गिरफ्तार हो गए, फला जगह इतने, आपने गिरफ्तारियां भी बेइंतहा कर दी। और उसके बाद ये बात आपकी इतनी वजनी है कि वो इस सवाल के अंदर जवाब मौजूद है। जब आप लोगों को उनका रास्ता रोकते हैं तो वहां आप कम से कम ये तो देखें कि भाई आप रास्ता रोक कर या तो उन्हें रोक सके। अगर रास्ता आप नहीं रोक सकते तो फिर उन्हें आने दें। फिर ये सारे का सारा सड़कें काटना, गड्ढे खोदना और फिर लोगों को रोकना, यानी सारा मजमा आया है। कहीं किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मजमे की तरफ से भी फायर किए गए। उसकी वजह यह है कि अगर मजमे की तरफ से फायर किए जाते ना डायरेक्ट, तो उससे ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग भी जख्मी होते। और ये जो बात है, ये तो अब तक इन्हें नहीं समझ आए। बार बार एक तो एक बात को मैं शिराजी साहब की आपको अर्ज कर दूं कि शिराजी साहब जहां की वो बात कर रहे हैं, ये G11 की बात कर रहे हैं। ये जो मामलात हुए हैं, ये हुए हैं डी चौक में। और जो हमने जो फुटेज देखी है, हमने वो देखी है पार्लियामेंट और उसके साथ ये जो सेक्रेटेरिएट है उसके ऊपर लोगों की जो स्नाइपर्स। कंप्लीट करता चलूं कि आपकी बात कंप्लीट करता चलूं, इसमें शिराजी साहब ने एक हवाला दिया, एक निजी चैनल के रिपोर्टर, उनकी तस्दीक है कि फायर्स किए गए जो डी चौक में उस वक्त भी मौजूद थे। हाँ, फायर किए गए। और दूसरी बात यह है कि जब शिराजी साहब बता रहे हैं तो उन्हें चाहिए, ये बुनियादी तौर पर आप चलो बाकी चीजें तो कहते हैं ना जी हुकूमत करवाती है, कि रिपोर्टर तो कम से कम अपनी बात सीधी इतनी बात करे कि जी मैंने वहां ये देखा या मैंने नहीं देखा। यानी वो दरमियान में बार बार उसको बैलेंस करने की, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ठीक नहीं थे, ये भी ठीक नहीं थे। अब मेरा बतौर, आप मुझे तो बतौर एक ऐसे शख्स के आप एनालिस्ट के तौर पर ले रहे हैं, मेरा क्या काम है कि मैं दरमियान में अपनी लगाऊं, गिरा लगाऊं? मैं तो, मुझे तो सिर्फ इतना काम है कि मैं आपको ये चीजें जो मुझे नजर आ रही, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी ताल्लुक नहीं रहा, ना मैं PTI के साथ हूं ना किसी और। मैं दयानतदारी से ये कहता हूं कि ये सारे की सारा जो अमल किया गया है ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। मुझे जो सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है वो अलहदगी पसंदों की कार्रवाइयां जो है उसमें शिद्दत आने का खतरा। उसकी वजह यह है कि जब आपके अपने लोगों का एतमाद आप पे खत्म हो जाता है तो फिर वो दूसरा तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो आपको तो ये चाहिए था, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो दरमियान में सेफ्टी वॉल बनी हुई है, आप उसके साथ मुनासिब तरीके से डील करें, उन्हें लॉ कानून के मुताबिक डील करें। आपको क्या जरूरत है इस हद तक? आप देखें, आप जो मर्जी ये कर ले, पूरी दुनिया में जो कवरेज गई है, जो अल जजीरा की कवरेज या बाकी चैनल्स की, उससे आप कहां खड़े? इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स में इसको कवर किया और प्रॉपर रिपोर्टर्स ने उस पे पॉइंट आउट किया कि ये जो है AK-47 जो है
وہ استعمال ہو رہی ہے اور گولیوں کی گرنج اور اس تمام چیزیں یہ رپورٹرز نے اپنے الفاظ سے دہراتے ہوئے چیزیں بتائیں اور بیک سائیڈ پہ انہوں نے اشارے کر کے بتایا کہ ہم باہر نہیں جا سکتے کیونکہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ لیکن چوائس صاحب اس میں ڈاؤٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ربر بلٹس یا دوسرے بلٹس ایکچوئل بلٹس یہ جو ہے وہ ڈیفرنشیٹ کرنا مشکل ہو پا رہا ہے۔ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی بجائے ربر بلٹ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ربر بلٹس تو پہلے استعمال ہوتی رہی جس سے فرق نہیں پڑا۔ اصل جو کام ہوا ہے نا وہ ہوا ہے جب ربر بلٹس تو اندھیرے میں نہیں نہ چلائی جاتی، اندھیرا کیا جاتا ہے وہ بلٹ چلانے کے لیے سنائپرز استعمال کرتے ہیں جو بالکل ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہاں فائر کرنا ہے، یعنی پورا آپ نے ایک سلسلہ بنایا۔ ہماری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا سکتی نا، نظر آ رہا ہے۔ ٹائم چونکہ کم ہے، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آخر میں سم اپ کرتے ہوئے دو تین چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ پاکستان کی تاریخی پلڑے کو جھاڑا جائے تو کون سی سیاسی جماعت پہ اس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا؟ قصوروار بھی ہوں، احتجاج بھی کیے، منتشر بھی ہوئے، انتشار بھی پھیلایا ہو، لیکن اس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہو کسی سیاسی جماعت پہ؟ نہیں، اس طرح کا کریک ڈاؤن جو ہے سیاسی پارٹی پہ تو نہیں کیا گیا، یعنی پابندی لگائی گئی تھی نیب پہ اور وہ پابندی اس کا بھی سوچ رہے ہیں، لیکن یہ جو کام ہے یہ 1983 پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک تحریک چلائی گئی تھی ایم آر ڈی اور اسٹیبلش میں اس میں دیکھیں ایم آر ڈی میں تو ہم خود موجود تھے اور لوگوں کو بالکل مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، کیونکہ 1983 میں اپنے 86 میں یہ 86 کا دور جو تھا میں بار کا سیکرٹری بھی تھا اور بے نظیر جو تھی وہ اکاڑا بھی آئی اور ہم نے اس سارے دور میں یہ دیکھا کہ باقاعدہ جلسے بھی ہوتے تھے، لوگ یعنی پکڑ دکڑ بھی ہوتی تھی، لیکن یہ کام جو ہے یہ تو نیا کام ہے، اسپیشلی گھروں کے اندر گھسنے والا کام اور اس طرح تشدد والا کام اور اس طرح کی جو تدلیل کرنی اور پھر یوں خوش ہونا، یعنی اندازہ کریں یہ کہ اس طرح فتح وہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں جو بھی ہوا، مثلا اس میں جانے گئی ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کی، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں اس کا بے انتہا دکھ ہے۔ اچھا، پاکستانی شہری ہیں، ہماری جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کے پی کے سے تعلق رکھنے والے یا دوسرے لوگ جو ہے ہمارے سیاسی ورکر ان کی جانے گئی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ ہمارے لیے تو آج ماتم کا دن تھا کہ بھئی اس سے زیادہ خوفناک صورتحال نہیں، ایون گورنمنٹ کو بھی افسوس کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ ہوا، اگر وہ کہتے تھے کہ یہ ذمہ دار، یہ اچھا نہیں ہوا، ذمہ دار وہ تھے، لیکن ایسا کاش کہ ایسا نہ ہوتا، وہ ہماری بات کو سمجھ جاتے۔ لیکن یہ تو بات ایسی کر رہے ہیں کہ جناب خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ شاید ان کی فتح ہوگی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے کئی سال تک پاکستان کے اندر کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ یہ ہوگا۔ میں آپ کو عرض کروں چیزیں زیادہ شدت کے ساتھ یعنی آگے ابھرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں اور اس طرح ملک ترقی نہیں کرتے۔ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، آج وہ ماحول نہیں اس زمانے میں جس کا آپ نے حوالہ دیا، اس وقت چینلز یہ میڈیا اتنا حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا جوئی صاحب کہ اس تحریک پہ ظلم و ستم ہوا، لیکن اس وقت مارشل لاء تھا، اس کے بعد کسی سیاسی جماعت نے اس طرح سے کریک ڈاؤن نہیں کیا۔ لیکن انڈیویجولی وہاں ضیاء الحق کے دور میں جو ظلم ہوتا تھا نا، وہ کارکنوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، انہیں پکڑا جاتا تھا، ان کے گھر میں کوئی نہیں جاتا تھا، گھر میں اس طرح جا کے کسی یا باہر پبلکلی جو تھا اس طرح کی سچویشن نہیں تھی کہ گولیاں برسائی جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب ایک دفعہ مارشل لا لگانے کی یعنی فوج کو طلب کیا تھا تو فوجیوں نے سویلین پہ گولیاں چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا نو، ہم نہیں کریں گے، اور اس وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ یہ کام تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جس نے بھی کیا ہے اس نے کیوں کیا ہے اور اس طرح، اور پھر ان کے لوگ جو دیکھیں وزیر داخلہ جس طرح وہ مخاطب ہوتے رہے، جس طرح وہ بات کی جی ہم نے کہا جی آپ جانے اور آپ کا کام جانے جیسے مرضی سنبھالو، اور گولیوں کی بات اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں کہ 5 منٹ گولیوں کی بات چلانے والی تو وزیر داخلہ ایک یہ پرچہ درج کرانے والے جو ہے نا وہ ایک اگر تو وہ واقعی کوئی دیانتداری سے کرے تو یہ اپنے وزیر داخلہ کے بیانات اور وزیر اطلاعات کے بیانات اور صوبے کے وزیر اطلاعات کے بیانات ان سب کو دیکھ لے، اور وزیر داخلہ کے علاوہ وزیر آپ کا جو دفاع کا ہے
اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کہ انہوں نے کہا جی نہیں بات صاحب چونکہ وہ رکتے نہیں ہیں، بی بی وہ کہتی ہے نہیں جی ہم نے واپس نہیں جانا، تو اب تو جی طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، یعنی ہر چیز تو آلریڈی یہ کہہ چکے، خود کہہ چکے۔ ٹھیک ہے چوئی صاحب، بہت شکریہ۔ عارف چودھری صاحب سینئر قانون دان تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شیراز احمد شیرازی اس وقت 3-4 دن سے جو ہے اسی کوریج کے سلسلے میں وہاں موجود رہے، آئی وٹنس رہے، ان کی گفتگو بھی آپ نے جانی، عارف چودھری صاحب کا نقطہ نظر بھی جانا، اور اس میں ریاست پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اپنی ریٹ کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا، اور اس میں چوئی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لینا چاہیے، اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنان ہوں یا وہ پولیس اہلکار ہوں، وہ سیکیورٹی اہلکار ہوں، تو اس میں بالکل حکومت وقت کو بھی سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے، ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ریاست پاکستان جو ہے یا کوئی بھی ریاست ہے، ریاست کہا جاتا ہے ماں جیسی ہے، تو ریاست کو ماں تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ پاکستان کے کوئی بھی شہری ہے، پاکستان کے عوام ہے، وہ بھی ریاست کا حصہ ہیں، پاکستان کے عوام ریاست ہیں، اور ریاست کو کنسیڈر کرنا اس میں پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے، ہر شہری کا بنیادی فرض ہے، خواہ وہ وزراء ہوں، خواہ وہ عام شہری ہو، خواہ وہ سیکیورٹی اہلکار ہوں۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت آتی ہے؟ پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، راستے بند رہے، رکاوٹوں کا سامنا رہا، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہی رہا ہے، کارکنان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہی رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ کوئی سیاسی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت موجود نہ تھی، پاکستان کے کارکنان موجود تھے، اور اس میں وزیر اعلیٰ کے پی اور بشرا بی بی صاحبہ اگر وہ جا سکتی تھیں، اور ان کو سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کیوں نہ روک پائیں، دوسری جانب جو ہے وہ اگر مسلح افراد تھے تو وہ ڈی چوک تک کیسے پہنچ گئے، اس سے پیچھے ہر جگہ پہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، ہر جگہ پہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا، منتشر کرنے کی کوشش کی گئی، شیلنگ کی گئی، آنسو گیس استعمال کیا گیا اس کا، لیکن اس کے باوجود مسلح افراد جو ہیں وہ کیسے گرفتار نہ ہو پائے، اور اگر ہو پائے تو اس وقت جب سیکیورٹی جو ہے سیکیورٹی اہلکار ان کے ہمراہ موجود تھے ڈی چوک پہ، جب ان کو یہ یقین دہانی کروائی جا رہی تھی کہ آپ پہ گولیاں نہیں چلائی جائیں گی، آپ پہ کسی قسم کا کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، پاکستان کے عوام ہیں آپ، لیکن آپ بس پرامن رہیں، تو اس وقت تک وہ مسلح افراد جو ہیں ان کی نشاندہیاں کیوں نہ کی جا سکیں، یہ ایک سوال جو ہے یہ برقرار رہے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان حمزہ بٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔